हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप सभी को पता है इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी विषय की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के। जैसा कि हम आज जो तथ्य करेंगे इसमें आरपीएससी, बीपीएससी, यूजीसी नेट समस्त हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी से होने वाली परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का जो यह वीडियो है वह कहानी की विकास यात्रा पे है। कहाँ पे है? कहानी की विकास यात्रा पे है। कौन कौन सी कहानियाँ हैं, कौन महत्वपूर्ण लेखक हैं और किस आलोचक ने कहानी के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा है, सब कुछ एक वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। बने रहिएगा, वीडियो में बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले याद रखेंगे हिंदी कहानी का विकास है सरस्वती पत्रिका के वर्ष 1900 ईस्वी से माना जाता है। जो हिंदी कहानी का विकास है वह कहाँ से माना जाता है? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी से माना जाता है। आप सभी को पता है जो है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी से लेके 1918 ईस्वी तक, कहीं कहीं 20 भी मिलता है, सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया था। याद रखेंगे। अब उसी पत्रिका से हिंदी साहित्य की जो विकास यात्रा है वह शुरू हो रही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती, जिसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। कैसी कहानी माना है? तो मौलिक कहानी माना है। नेक्स्ट, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष, जिसका प्रकाशन 1903 ईस्वी में हुआ, हिंदी की मौलिक कहानी माना है। तो खुद शुक्ल जी किसको माने हैं? इंदुमती को माने हैं, जो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित रचना है। और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जो मानते हैं वो 11 वर्ष का समय, जिसका प्रकाशन 1903 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। अगला कंटेंट में अगला पॉइंट आप देखेंगे कि राय कृष्ण दास ने राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कहानी दुलाई वाली, जिसका प्रकाशन 1907 ईस्वी को, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। तो याद रखेंगे राय कृष्ण दास ने किसको माना है? वो माने हैं दुलाई वाली को। बंग महिला की यह कहानी है। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में बंग महिला की 2 कहानियां लगी हैं, चंद्रदेव से बातें और दुलाई वाली। दोनों कहानी चैनल पे अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे। यूजीसी नेट हिंदी में लगी कहानी 21 कहानियों का संकलन हमने एक जगह किया है। समय निकाल के आप लोग जरूर पढ़ें। और जो बीपीएससी परीक्षा करवा रही है, इसमें यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को जब आप देखेंगे, वहाँ से बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो है कभी हाल फिलहाल में जो रिजल्ट आए उसमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट आप याद रखिएगा, राजेंद्र यादव ने इंदुमती पर टेम्पेस्ट शेक्सपियर की छाप सिद्ध करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा है, जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में को हुआ है, को हिंदी की मौलिक कहानी कलापूर्ण मानते हैं। तो यादव जी, राजेंद्र यादव किसको मानते हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है उसने कहा है। बहुत ही अच्छी कहानी है, इसके बारे में बहुत अच्छे विचार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के भी। और आप पढ़िए, पूरी कहानी चैनल पे अपलोड है। आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में यह प्रकाशित हुई है, यहीं पे नोट कर लीजिएगा, 1901 ईस्वी में। यही आधुनिक हिंदी की पहली जो है कि मौलिक कहानी मानी जाती है, एक टोकरी भर मिट्टी। पूरी कहानी पढ़ना हो तो चैनल पे है, आप पढ़िएगा। सन 1900 ईस्वी में वृंदावन लाल द्वारा वर्मा ने लिखी राखी बंद लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किया। तो याद रखेंगे राखी बंद किसका है? तो वृंदावन लाल वर्मा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1900 से 1907 ईस्वी तक प्रकाशित होने वाली 6 कहानियां, जिसमें है इंदुमती, गुल बहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी, दुलाई वाली को हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में माना है। तो टोटल कितनी कहानी लिए हैं? 6 कहानी लिए हैं, जिसमें इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी, दुलाई वाली को हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में माना है। आगे देखेंगे, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है, जिसका प्रकाशन 1911 ईस्वी को हुआ, इंदुमती में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद जी की ग्राम में तानसेन और रसिया बालम कहानियां पर बंगला
कहानी शैली का प्रभाव है। किस शैली का जो है कि शैली का प्रभाव है तो बंगला। तो आप जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे तो छायावाद पे इन्होंने यही आरोप लगाया है। ठीक है, ध्यान से यदि आप पढ़े होंगे तो आप यहाँ जोड़ पा रहे होंगे। प्रसाद जी की गुंडा कहानी में भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का चित्रण है। किसका चित्रण है तो भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी का चित्रण है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रसाद जयशंकर प्रसाद मधुलिका लोक मंगल की भावना से मंडित राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए वैयक्तिक प्रेम को न्यौछावर करने वाली कहानी है। संदेश इन्हीं की कहानी है, दाम्पत्य जीवन का उज्जवल रूप प्रस्तुत करती है। तो याद रखिएगा, संदेश और मधुलिका दोनों कहानी प्रसाद जी की है। प्रसाद जी की अगली कहानी है जो है कि बंजारा। कहानी में पुलिसिया अत्याचार की अभिव्यक्ति के साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि जीवन में पैसे को खाया नहीं जा सकता, किंतु पैसे से खाद्य पदार्थ की पूर्ति की जा सकती है। तो बंजारा में है। प्रसाद जी ने देवरथ कहानी में बौद्ध धर्म और उसके विकृत वृज्यानी रूप का यथार्थ चित्रण किया है। कैसा चित्रण किया है तो यथार्थ चित्रण किया है। प्रसाद जी ने विराम चिन्ह कहानी में अछूतों का मंदिरों में प्रवेश निषेध समस्या का सजीव चित्रण किया है। तो विराम चिन्ह में किसका पूछा जाएगा कि इसका मेन उद्देश्य क्या है तो ये रहा, अछूतों का मंदिर में प्रवेश निषेध समस्या जो समाज में बनी रही उसी का चित्रण है। देवदासी कहानी में देवदासियों की मनोव्यथा, विवशता और धर्म के नाम पर आडंबर करने वाले पंडे पुजारियों की धूर्तता का उजागर किया गया है देवदासी कहानी में। जयशंकर प्रसाद बहुत कहानीकार हैं, अच्छे हैं, और देखेंगे आप तो इनसे इनकी जो कहानी संग्रह है वह पूछा जाता है। तो 5 कहानी संग्रह इनके, छाया में 11 कहानी, प्रतिध्वनि में 15 ठो, आकाशदीन में 19 ठो, आधी में 11 ठो, इंद्रजाल में 14 ठो, टोटल 17 कहानियों का प्रकाशन हुआ है। इनकी 17 कहानियाँ प्रकाशित हैं। काव्य का छायावाद और राजनीति का गांधीवाद हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद युग नाम से जाना जाता है। तो काव्य का छायावाद जहाँ पे प्रसाद पंत निराला हुए, और उसी में राजनीति में वही गांधीवाद था। सबसे ज़्यादा मुंशी प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व रहा गांधी जी से बहुत प्रभावित रहा है। जब आप पढ़ेंगे जो है कि प्रेमचंद घर में है, जो उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा है, उनकी आत्मकथा, तो आप जान पाएंगे तो बहुत अच्छे से। आप देखेंगे प्रेमचंद ने गांधीवाद और जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की कहानियों में कलात्मक प्रतिष्ठा प्रदान की है। तो याद रखिएगा। अगला देखेंगे, प्रेमचंद पहले नवाब राय से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में लिखा हुआ उनका कहानी संग्रह है सोजे वतन, जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था, 1907 में प्रकाशित हुआ। राष्ट्रीय भावधारा का स्वर प्रबल होने के कारण कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। बार बार पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। प्रेमचंद के इस कहानी संग्रह में 5 कहानियां संकलित हैं। सोजे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, सिख, मखमूर, यही मेरा वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। तो इसी कहानी की वजह से इसे पूरे सोजे वतन के संग्रह को अंग्रेजों ने संकलित कर लिया था, यानी जब्त कर लिया था। फिर इनको अपना नाम बदल के कहानी लेखन में उतरना पड़ा, और उपन्यास लेखन में इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है कफन, जिसका प्रकाशन हुआ था 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। ये रहे प्रेमचंद के पहला जो है कि संग्रह, तो याद रखेंगे। अगला देखेंगे, प्रेमचंद की हिंदी में रचित कहानी शौत 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। आप देखेंगे 1916 ईस्वी में प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी प्रकाशित हुई। इसमें ग्रामीण जीवन, किसानों की सहृदयता, उनके काइयापन का चित्रण है, उनके आदर्श की स्थापना है। सांसारिक प्रेम और देश प्रेम कहानी को प्रेमचंद ने इटली के प्रसिद्ध देशभक्त मेजिनी के जीवन और संघर्ष को केंद्र में बनाकर लिखा था। तो सांसारिक प्रेम और देश प्रेम अगर पूछा जाएगा तो किस पे है तो मेजिनी के जीवन संघर्ष पर लिखा हुआ है। अगला देखिएगा, प्रेमचंद उपन्यास से लिखी गई पहली कहानी ममता है। और अगला देखेंगे, प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियों की रचना की, जो मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित है। मानसरोवर भाग 1 पूरी कहानी चैनल पे अपलोड है, जो अभी झारखंड पीजीटी के सिलेबस में लगी थी। अगर पढ़ना हो तो ज़रूर पढ़िएगा। प्रेमचंद कृत
ढपोर शंख जो है कि विद्रोह, रामलीला, बड़े भाई साहब आदि वर्णात्मक शैली, कानूनी कुमार जादू संवाद शैली, मोटे राम शास्त्री डायरी शैली और दो सखियां कुसुम आदि पत्रात्मक शैली में लिखी गई हैं। तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त में नकली किला 99 का फेर नामक पद्यबद्ध कहानियों की रचना की है। कौन की है? मैथिली शरण गुप्त। वही गुप्त जी हैं जिन्होंने यशोधरा और साकेत बहुत अच्छे अच्छे काव्य लिखे हैं, तो याद रखेंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मुंशी प्रेमचंद के को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना। बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। केशव प्रसाद सिंह ने चंद्रलोक की यात्रा हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी, यह डायरी शैली में लिखी गई है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में पहली बार फ्लेक्स बेल शैली का प्रयोग हुआ है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। गुलेरी जी की पहली कहानी सुखमय जीवन। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की प्रथम कहानी है रक्षाबंधन। चतुरसेन शास्त्री दुखवा मोर काहे को मोरी सजनी कहानी बंगला कथाकार हरिसाधना मुखोपाध्याय की सेलिसमा बेगम कहानी का हिंदी रूपांतरण है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, ज्वालादत्त शर्मा तथा पुन्नालाल पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कथा नक प्रधान कहानियां लिखने में सिद्धहस्त माने जाते हैं। प्रेमचंद, यशपाल और अमृत लाल नागर ने मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर सर्वाधिक कहानियां लिखे हैं। यशपाल प्रगतिवादी धारा के प्रतिनिधि कवि कहानीकार हैं। यशपाल की कहानियों का पहला संग्रह पिंजड़े की उड़ान 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसमें 1934 से 38 के मध्य जेल में लिखी गई कहानियां संग्रहित हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे लेखक रहे जो जेल में यात्राएं की और देश प्रेम के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, अपनी लेखनी भी चलाई और उसके देखेंगे आप जेल भी गए। आगे ने भी एक अपना उपन्यास लिखा था शेखर एक जीवनी, जीवनी लगा है बट वो उपन्यास है, उन्होंने जेल में ही लिखा था। नेक्स्ट देखेंगे इलाचंद जोशी मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं। इनकी कहानियों में दमित कामना, वासा, तज्जनियत मानसिकता, ये सारी चीज़ें आई हैं क्योंकि ये सभी लोग विदेशियों को भी पढ़ लिए थे। विकृत एवं अंततः दमित काम ग्रंथि के आधार को स्पष्ट करते हुए व्यक्ति के मानसिक उन्नयन पर बल दिया गया। जैनेन्द्र की पहली कहानी खेल है, जिसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। जैनेन्द्र की फांसी कहानी 1929 में क्रांतिकारी शमशेर और पुलिस अधिकारी की बेटी जुलेखा की प्रेम कहानी है। किसकी कहानी है? तो जुलेखा की प्रेम कहानी। जैनेन्द्र की जाह्नवी कहानी को हिंदी किसी विचारधारा के दायरे में रखकर नहीं समझा जा सकता। जैनेन्द्र की दो चिड़िया मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर व्यक्त मन की शंकाओं और समस्याओं का विश्लेषण करती हुई कहानी है। तो याद रखेंगे जैनेन्द्र कैसे हैं, तो ये जो है कि मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार माना है। तो कौन माना है? लक्ष्मी नारायण लाल ने। किसको माना है? जैनेन्द्र कुमार को। उपेंद्रनाथ अस्क ने अपनी कहानियों में मुख्य रूप से सामाजिक विकृतियों कुरीतियों पर व्यंग्य शैली में प्रहार किया है। अस्क जी का जो है कि नाटक आपने पढ़ा होगा अंजू दीदी, जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है, चैनल पे भी अपलोड है, समय निकाल के पढ़िएगा। रांगी राघव की कहानियों में यथार्थवादी सामाजिक विचारधारा की प्रमुखता के साथ स्त्री पुरुष संबंधों को नए दृष्टिकोण से विश्लेषित किया गया है। आगे देखेंगे रांगे राघव जी हैं गदल, राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की महत्वपूर्ण चर्चित कहानी है गदल। तो आगे देखेंगे डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने गदल को उसने कहा था गुलेरी के बाद उसी स्तर की कहानी माना है। तो उसने कहा था, आप देखेंगे कि बचपन के प्रेम और जो है कि वादा के अनुसार उन्होंने वो निभाया सेना में भर्ती होते हुए भी। तो बहुत अच्छी कहानी उसने कहा था, चैनल पे भी है, आप पढ़ लीजिए एक बार समय निकाल के। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की पहली कहानी गृहलक्ष्मी है। राहुल संकीर्त्यान की 7वीं के बच्चे वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली कहानी है। आगे ने आतंकवादी पात्रों के अतिरिक्त विदेशी वातावरण की भी कहानियां हैं। आगे की कहानियां तो गजब के हैं, है ना। देखिए
आगे की लेटर बॉक्स, सरलदाता, बदला कहानियां देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो याद रखेंगे, यह प्रश्न चुन चुन कर पूछा जाता है। आज्ञाकृत रोज नारी जीवन की एक रास्ता की मार्मिक ढंग से चित्रित करने वाली कहानी है। कैसे रिश्ते टूटते हैं और व्यक्ति चला जाता है बिल्कुल जो है एकांत स्थिति में, और रोज होता है। रोज भी कहानी चैनल पे है आज्ञा की, जरूर पढ़िएगा। डॉक्टर नामवर सिंह ने शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ को हिंदी की पहली नई कहानी माना है। कुछ समीक्षक उषा प्रेमवदा की वापसी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। गजाधर बाबू वापसी कहानी के मुख्य पात्र हैं, जो 65 साल तक रेलवे में नौकरी करने के बाद अपने ही घर में पराये हो जाते हैं। यह इस कहानी में दिखाया गया है। निर्मल वर्मा के प्रथम कहानी संग्रह परिंदे 1960 ईस्वी में डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे नई कहानी की पहली कृति माना है। वही निर्मल वर्मा है जो शहरी जीवन को कहानी का केंद्र बनाते हैं। नई कहानी आंदोलन 1955 को परिवर्तित और प्रतिष्ठित करने में नई कहानियों के संपादक वैभव प्रसाद गुप्त की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई कहानी के दौर में धर्मवीर भारती की कहानी गुल की बन्नो बहुत चर्चित हुई थी। पति परित्यक्तता गुल की सारी यंत्रणा झेलने के बाद भी विद्रोह नहीं करती, अतः पति से कहती है, तुम्हारे सिवाय हमारा लोक परलोक में कौन है। यहाँ लेखक प्रश्न चिन्ह लगाया है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यह मानसिकता परंपरागत संस्कारों में पली निम्न मध्यम वर्गीय नारी पात्र की है। अब देखेंगे पांडे बेचन शर्मा उग्रकृत उसकी माँ कहानी के आधार पर नंदुलारे वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का पहला राजनीतिक कहानीकार मानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजनीतिक कहानीकार कौन है तो उग्र हैं, और मानने वाले कौन है तो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र की आरंभिक 12 कहानियों में चिंगारी, ये भी जैसे प्रेमचंद की कहानी सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, वैसे इनकी भी कहानी चिंगारी को, जिसमें देखेंगे 23 से 26 ईस्वी तक प्रकाशित हुआ था। इन कहानियों में व्यक्त क्रांतिकारी विचारों के कारण अंग्रेज सरकार ने 1928 ईस्वी में जब्त कर लिया था। ऐसे ऐसे चुनिंदा प्रश्न आपके समक्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और बनारसी दास चतुर्वेदी संपादक, एक प्रश्न यहीं पे और नोट करो कि गजानन माधव मुक्तिबोध की कोई एक रचना उसे भी जब्त कर लिया गया था। कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएंगे। आइए आगे चलते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी संपादक विशाल भारत ने बेचन शर्मा उग्र की रचना घासलेटी साहित्य कहकर प्रबल विरोध किया था। कौन किया था तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने। किसका विरोध किया था तो बेचन शर्मा उग्र की रचना घासलेटी को घासलेटी साहित्य कहकर प्रबल विरोध किया था। किस पत्रिका में? विशाल भारत में, याद रखना आप सभी। नेक्स्ट, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने समाज के उपेक्षित और प्रायः निम्न वर्ग के पात्रों के माध्यम से सामाजिक भ्रष्टाचार के अनेक रूपों को उभारा है। शिव प्रसाद सिंह की कहानी है खैरा पीपल कभी न डोले में गांव के यथार्थ स्वरूप, कहाँ की संस्कृति, सामाजिक और प्राकृतिक स्थिति का बड़ा ही प्रभावशाली मोहक चित्रण हुआ है। अगला देखेंगे, दूधनाथ सिंह की कहानी में एकाकीपन, निर्वसन की भावना अधिक उभर कर सामने आई है। नेक्स्ट देखेंगे, कमल जोशी की कहानी जीवन चक्र, अछूतों की समस्या, भूमि सुधार, कृषि आंदोलन, वर्तमान शिक्षा की उद्देश्यहीनता, नैतिक पतन आदि लेकर लिखी गई कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी इनकी कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, चैनल पे अपलोड है, समय निकाल के पढ़िएगा। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी है। इस कहानी पर नाम से फिल्म भी बनी है, इसी नाम से फिल्म भी बनी है। गूगल पे सर्च मारोगे और पढ़ लेना, और नहीं पढ़ पा रहे हो तो इसका पूरा जो है कि फिल्म देखिएगा, बड़ी गजब कहानी है। तीसरी कसम में 40 वर्षीय ग्रामीण गाड़ीवान हीरामन नर्तकी हीराबाई के परस्पर आकर्षण की कहानी है। अब चलेंगे मोहन राकेश को देखिए। मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी का नायक उद्विग्न है, उसे सहानुभूति की तलाश है। कारण यह है कि पत्नी उसकी उपेक्षा करती है, वह नौकरी करती है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है, मतलब आधुनिक नारी है, ठीक है, एक तरीके से आप मान सकते हैं। विष्णु प्रभाकर सामाजिक जीवन की समस्याओं को लेकर हर प्रकार की मानवीय पीड़ा से व्यथित होने वाले वाद
मुक्त कथाकार हैं। कैसे हैं? वाद मुक्त कथाकार हैं। कमलेश्वर ने आम आदमी की कहानी और समानांतर कहानी आंदोलन चलाया है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आम आदमी की कहानी और समानांतर कहानी मिलान वाले में आता है यूजीसी नेट में। यहाँ से एक दो प्रश्न आपको पक्का मिलेंगे, इसी स्लाइड से ध्यान रखिएगा। कमलेश्वर की राजा निर्वसिया कहानी ये भी चैनल पे है, पढ़िएगा। आज की विश्व अर्थव्यवस्था, सामाजिक और पारिवारिक विघटन, मूल्यों के प्रति अनास्था, युवा पीढ़ी की कुंठा और आक्रोश की चित्रित करने वाली कहानी है राजा निर्वसिया। ठीक है। सानी की इमारत ढलने वाले कहानी में दिखाया गया है कि आधुनिक जीवन में हमारा परंपरागत मूल्य कितनी आसानी से टूट जाता है। भीष्म साहनी की चिप की दावत कहानी चैनल पे है। भीष्म साहनी की चिप की दावत में उपेक्षित और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्ध माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है। नेक्स्ट, भीष्म साहनी की तमंगे कहानी में द्वितीय विश्व युद्ध की मानव विरोधी फास्टिस्ट प्रवृत्ति और सामान्य जनता पर उसके दुष्प्रभाव का चित्रण है। उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी में जो बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। कहानी में चित्रित किया गया है कि सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति अपने ही परिवार में किस तरह पालतू हो जाता है। कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया कहानी चैनल पे है। भारत पाक विभाजन की दर्द बड़ी गहनता से उकेरने वाली कहानी है। समय निकाल के पढ़िए, कैसे सिक्का बदल गया रातों रात। मृदुला गर्ग की अगली सुबह कहानी में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में होने वाले सांप्रदायिक दंगे, विनाश दूत कहानी में भोपाल गैस त्रासदी और वे नकाब कहानी में चंबल क्षेत्र में व्यापक अत्याचार शोषण का चित्रण है। ठीक है, याद रखिएगा। कृष्णा सोबती मित्र मरजानी स्त्री पुरुष संबंधों की साहसपूर्ण कहानी, इस कहानी में लघु उपन्यास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं पॉइंट है, याद रखिएंगे। हम एक कंटेंट का वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अमरकांत की डिप्टी कलेक्टरी कहानी में डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा देता बेटा और आतुरता की धार पर वेदना सहता पिता की पुत्र से आशाएं आकांक्षाएं मानो अतीत के वर्तमान के प्रति शुभकामनाएं हैं। सकलदीप बाबू की विग्रता और अधीरता की चेष्टा में मध्यम वर्गीय समाज की रूढ़ी, अंधविश्वास, एक रास्ता और उन सब से उबरने की मानसिकता है। किसकी मानसिकता है? सबसे उबरने की मानसिकता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अगला स्लाइड पे ध्यान दीजिएगा। अमरकांत की कहानी हत्यारे हिंदी की सर्वोत्तम कहानी में से एक है। तो हत्यारे कहानी पूछी जाएगी किसकी है? तो अमरकांत की है। शेखर जोशी नई कहानी, इनकी भी कहानियां बहुत ही चर्चित है, ध्यान दीजिएगा। शेखर जोशी नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार कोसी के घटवार चैनल पे अपलोड है, अगर समय हो तो ज़रूर पढ़िएगा। इनकी सर्वाधिक चर्चित लोकप्रिय कहानी है, इस कहानी पर फिल्म भी बनी है, बदबू और दाज्यू। शेखर जोशी की अन्य चर्चित कहानियां हैं तो बदबू और दाज्यू, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अगला है पॉइंट, शेखर जोशी की उस्ताद औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों को जीवन का चित्रण करने वाली कहानी है। शेखर जोशी तरु का निर्णय मध्यम वर्गीय विसंगतियों पर केंद्रित कहानी है। अगला देखेंगे अब राजेंद्र यादव का टूटना कहानी उस समय की सर्वोत्तम कहानियों में से एक है। मनु भंडारी, यही सच है कि गणना हिंदी की अमर प्रेम कहानियों में की जाती है। इस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी है, अगर समय मिले तो रजनीगंधा फिल्म देखिएगा। इसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर और कलकत्ता शहर की कहानी है। एक लड़की है जो है कि कानपुर की रहने वाली है, उसके माता पिता बचपन में मर गए हैं, भैया भाभी हैं जो दिल्ली में रहते हैं, और वह स्कॉलर है और यहाँ पे उसका एक प्रेमी होता है। वह प्रेमी जब चला जाता है नौकरी की तलाश में, कहाँ जाता है तो कलकत्ता में जाता है, और ये जब इंटरव्यू के लिए जाती है वहीं प्रेमी दोबारा मिलता है, और ऐसे ही दो प्रेमियों के बीच ये समझ नहीं पाती सच क्या है, यही इस कहानी में दिखाया गया है। समय निकाल के जरूर पढ़िएगा, अच्छी कहानियाँ हिंदी जगत की। अगला, मनु भंडारी की कहानी रानी माँ का चबूतरा मजदूर वर्ग की असहाय नारी की दरिद्रता संघर्ष का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। मधुकर सिंह की कहानी है लहू की पुकार में यह चित्रित किया गया है कि गरीब सवर्ण और गरीब अवर्ण वस्तुत समान है। इसी प्रकार अमीर सवर्ण और अमीर अवर्ण भी यह वर्ग चेतना केवल किताबी बोध नहीं, चुनाव और शिक्षा का परिणाम है।
नेक्स्ट आगे देखेंगे अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी सुलह में एक असहाय ग्रामीण पात्र पुलिस और उच्च वर्ग की मिलीभगत पहचान कर सुलह अपने ढंग से अर्थात जालिम को पीट कर करता है। क्या करता है? पीट कर करता है, धमका चमका कर, जो वर्तमान में आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। अतिथि देवो भव अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह की कहानी संग्रह में वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत पनपने वाले अन्याय, अत्याचार, सांप्रदायिक भेदभाव, शोषण, प्रत्येक प्रकार की अमानवीयता का सीधा प्रहार किया गया है। कहाँ किया गया है? अतिथि देवो भव में। किसकी कहानी है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की। गिरिराज किशोर की कहानियों में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में रूढ़ियों से जकड़ी नारी की पीड़ा, शिक्षा व्यवस्था की विसंगतियां, गरीबी से जूझते हुए अभाव, जन कुंठा, कार्यालयों की कार्य पद्धति का खोखलापन, कर्मचारियों अधिकारियों के अहंकार का टकराहट, आज की यांत्रिकता और उपभोक्तावादी संस्कृति का अमानवीय सजीव चित्रण है। कैसा चित्रण है? तो सजीव चित्रण है। आप देखेंगे मिथिलेश्वर को हिंदी का श्रेष्ठ कथा लेखक के रूप में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा अखिल भारतीय मुक्तिबोध का जन्म भी मध्य प्रदेश में हुआ है। पुरस्कार सोवियत, इन्हीं के नाम से यह पुरस्कार दिया जाता है, अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार। सोवियत रूस द्वारा सोवियत लैंड पुरस्कार। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो प्रदान करता है यशपाल पुरस्कार तथा जो है कि निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन अमृत पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सतीश जमाली की कहानियों में महानगरों की मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर करने वाले गरीब तबके के लोगों की नारकी जिंदगी का चित्रण हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो सतीश जमाली की कहानियां हैं वह किस पे डिपेंड है? तो महानगरों की मजदूरी करने के गुजर बसर, ये सारी चीज़ नर की जिंदगी का उसमें चित्रण है। अब देखेंगे हरिशंकर परसाई, जिसको आप जाने जाते हैं व्यंग्यकार के रूप में, उनकी है कहानी है रानी नागमती की कहानी। वस्तुतः तो रानी केतकी की कहानी का अनुकरण है, याद रखिएगा, परंतु उनका विषय नया है, दृष्टि नई और सशक्त है। मुक्तिबोध ने अपनी कहानियों में फंटासी शिल्प का प्रयोग किया है। उनकी विद्रोही मानसिकता उनके कथानकों में बखूबी देखी जाती है। ठीक है, तो मुक्तिबोध फैंटेसी के लिए जाने जाते हैं। मुक्तिबोध की नई जिंदगी, काठ का सपना, जलना, पक्षी और दीमक, विपात्रा इनकी प्रमुख कहानियां हैं। अगला देखेंगे मुक्तिबोध ने क्लाड इथरली कहानी में अणु युद्ध का विरोध करने वाली आत्मा की आवाज को क्लाई इथरली के रूप में प्रस्तुत किया है और पूरी कहानी का अवचेतन अंधेरे तह खाने में पड़ी हुई आत्मा का विद्रोह कहानी बनती है। मुक्तिबोध के स्लोगन बहुत जगह दीवालों पे भी लिखे होने पड़ते हैं, उठाने ही होंगे खतरे। तो डॉक्टर आप देखेंगे गंगा प्रसाद बिमल ने सठोत्री कहानी को समकालीन कहानी के नाम से अभिहित किया है, किंतु शीघ्र ही उन्होंने समकालीन कहानी के स्थान पर अकहानी की व्याख्या प्रारंभ की। अकहानी 1960 ईस्वी के बाद अकहानी एक नए कहानी आंदोलन के रूप में प्रस्तुत हुई है। डॉक्टर नामोर सिंह ने निर्मल वर्मा की कहानी एक और शुरुआत के आधार पर अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक निर्मल वर्मा को माना है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर नामोर सिंह अकहानी के प्रवर्तक निर्मल को मानते हैं। नई कहानी के विरोध में दूसरा आंदोलन सचेतन कहानी के रूप में प्राप्त हुआ, जिसके पुरोधा हैं डॉक्टर मोहिब सिंह। क्या है? डॉक्टर मोहिब सिंह। नेक्स्ट 1964 ईस्वी में आधार पत्रिका के आधार जो पत्रिका का प्रकाशन हुआ है। अब देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे 1964 में आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक के प्रकाशन से आरंभ माना जाता है। अब देखेंगे 1968 में अमृत राय ने नई कहानी पत्रिका का माध्यम से सहज कहानी आंदोलन का नारा दिया। किसका नारा दिया? तो सहज कहानी आंदोलन का नारा दिया है। 1977 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना हुई और फरवरी 1982 में दिल्ली में जनवादी लेखक मंच का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। तो प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुआ, आगे थोड़ा सा छूट गया है, जोड़ देते हैं। इसी समय कहानी के क्षेत्र में जनवादी सक्रिय और गतिशीलता कहानी को प्राप्त हुई थी। आगे देखेंगे 1979 ईस्वी में राकेश वत्स ने
मंच पत्रिका का प्रकाशन किया। मंच पत्रिका, ठीक है, याद रखेंगे, के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया। अगर सक्रिय कहानी आंदोलन के पुरोधा माने जाएंगे तो राकेश वत्स। आगे एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर देवेंद्र को शहर कोतवाल की कविता कहानी संग्रह के लिए इंदु कथा सम्मान 1998 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। क्षमा करो हे वत्स, नालंदा पर गिद्ध इनकी प्रमुख और उत्कृष्ट कहानियां हैं। ये रहा आपका कहानी की विकास यात्रा। वीडियो 30 मिनट का हो चुका है। उम्मीद है आप इससे बहुत कुछ सीख के निकलेंगे और आपकी जो वर्तमान में परीक्षाएं लगी हैं, बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। या यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी यहाँ से प्रश्न मिलने तय हैं। और आप हिंदी की छोटी बड़ी टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, बीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम की हिंदी विषय से तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। कहानी पे 125 नाम से प्लेलिस्ट बनाए हैं, 125 प्रश्नों वाला प्रश्नोत्तरी, और जाके विजिट कीजिए आप, 125 प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न आप अच्छे लगे हों तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।